दोस्त गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल @SSC एस्पायरेंट में। आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ्स का आंसर पेपर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2024 के सेट 1 से। इसके बाद 2025 का पूरा सेट करेंगे, 2024 का पूरा सेट और 2025 का। इतना सफिशियंट है बोर्ड पेपर के लिए। तो उसके पहले हम समझ लेंगे कि किस प्रकार से हमारा पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो खंड आ रहेगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये 20 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे 1 नंबर। तो इस तरीके से कुल मिला के 20 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद खंड आ के बाद खंड ब आएगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। तो इस तरीके से कुल मिला के 12 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद में और जब खंड आएगा तो उसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 5 करने होंगे आप लोगों को, जो कि 4-4 नंबर के होंगे। इस प्रकार से 20 नंबर और हो जाएंगे। इसके बाद में कुल मिला के नंबर कितने होंगे, तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, बहुविकल्पीय के, फिर 6 क्वेश्चन मतलब 12, 2-2 नंबर के 12 नंबर ये हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं 4-4 नंबर के, तो कुल मिला के 20 नंबर ये हो जाएंगे। 20 12 32 और 20 फिर से 52 नंबर हो जाएंगे। बाकी के बच्चे 18 नंबर। 18 नंबर में 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 6-6 नंबर में होंगे। और ये 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें अथवा वाला ऑप्शन मिलेगा, और करके क्वेश्चन आएंगे, मतलब जितने क्वेश्चन उसमें उतने और। अब शुरू करेंगे हम 2024 का सेट 1। पहला सवाल दिया है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो शुरू करेंगे 2024 सेट 1 गणित HB है, अग्रवाल का है। ये अग्रवाल प्रकाशन के मुख बेस्ड किया गया है किसको, NCERT को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, कह रहा एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्य कितने हो जा सकेंगे, 3 होते हैं। एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होते हैं, 3 होते हैं। अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। रैखिक बहुपद रहेगा तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। रैखिक बहुपद कहते हैं जिसमें 1 शून्यक होता है। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसका क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 70 बार हो जाएगा, 2 से काटेंगे 35, फिर 5 से 7, 7 से 1। तो क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड इसका, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो ये किस ऑप्शन में है, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में, तो हमें पता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा सवाल दिया है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का एक हल होगा। तो देख लेंगे क्या क्या दिया गया है समीकरण, x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ax + by a1 x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे कंपेरिजन करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a1 मिलेगा यहाँ से 1, b1 मिलेगा 2 और c1 मिलेगा 5। इसी प्रकार से a2 क्या मिलेगा, -3, b2 क्या मिलेगा, -6 और c2 क्या मिलेगा, +1। अब रख लेंगे a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। कंडीशन देखेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/-3, b2 दिया है 2/-6, c2 दिया है 5/1। तो ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/-3। तो कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये कंडीशन जो होती है ये, अब देख लेंगे ऑप्शन में अद्वितीय हल होगा, नहीं अद्वितीय हल तो नहीं होगा, 2 हल होंगे, 2 हल होते ही नहीं है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। लिखेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अब स्पेशल कंडीशन और देख लेंगे। जैसे अगर मान लो a1/a2 इक्वल में हो b1/b2 इक्वल में हो c1/c2, तीनों अगर इक्वल है तो इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से
अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं। अच्छा, अगर ये मान लीजिए तीसरी कंडीशन कौन सी बन गई, A1/A2 इक्वल हो B1 में नॉट इक्वल हो A1/A2 नॉट इक्वल B1 B2, तब होगा अद्वितीय हल। कौन सी कंडीशन बनेगी फिर, अद्वितीय हल। अब इसी एक क्वेश्चन से हम और समझ लेंगे और चीज़ें। जैसे अगर पहली वाली कंडीशन ये लग गई A1/A2, अगर ये कंडीशन लग गई A1/A2 इक्वल में B1/B2 नॉट इक्वल में C1/C2, तो जो रेखाएं होंगी, जो लाइंस होंगी, वो क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखाएं होंगी। अगर तीनों इक्वल है A1/A2 इक्वल है B1/B2 और इक्वल है C1/C2, तो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, संगामी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संगामी होंगी। या फिर इंग्लिश में कहें तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अगर मान लो कंडीशन बन जाए A1/A2 नॉट इक्वल में B1/B2, तो जो रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इंग्लिश में कहें तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि कब संगत रेखाएं होती हैं और कब असंगत रेखाएं होती हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन होंगी, जब हल मिलेगा तब तो संगत होगा। इस वाली कंडीशन में संगत होगा, इस वाली कंडीशन में भी संगत होगा, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी, असंगत। रेखाएं कैसी होंगी, असंगत होंगी। तो एक सवाल से हम सारा टॉपिक यहाँ से समझ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 5वां। क्या दिया है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारमांतर होगा। 5वां क्वेश्चन दिया है, समांतर श्रेणी दी गई है क्या दिया गया, -5 -1 3 और 7। इसका क्या पूछा है, कह रहा है इसका सारमांतर बताना है। का सारमांतर, तो सारमांतर क्या होगा, तो इसमें अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो इसको पहला पद कहते हैं, पहला पद, और पहले पद को हम ए से लिखते हैं, पहले पद को ए से लिखते हैं। और सारवांतर, सारवांतर क्या होता है, इसको हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ये क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अच्छा, इंग्लिश में ही बोलेंगे तो इसको डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, सारवांतर को क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। पहले पद को फर्स्ट टर्म बोलेंगे और डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसमें सेकेंड टर्म कितना दिया है, -1 दिया है, तो -1 लिखेंगे, माइनस फिर लगाएंगे -5, तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये +5 हो जाएगा। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5वें सवाल का आंसर क्या आएगा, 4। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है 4, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिया है, कह रहा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। क्या दिया है, ax² + bx + c = 0 का विविक्तर होगा, विविक्तर होगा। तो विविक्तर को भी डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से लिखते हैं। ये क्या होता है, b² - 4ac। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। विविक्तर को किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। तो डी इक्वल में क्या होता है, b² - 4ac। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, पूरा दिख रहा है। सारे के सारे सवालों का 6 क्वेश्चन हो गए इस पेज में। अब आगे देखेंगे, अभी और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहीं कर ले रहे हैं। दिया है 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1। क्या दिया है, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, 4,1 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का तो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है बीच की दूरी निकालने का, ये होता है, इसमें x1 होता है, ये क्या होता है, y1 होता है, ये होता है x2 होता है, ये क्या होता है, y2 होता है। तो फार्मूला होता है बीच की दूरी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो x1 कितना है, यहाँ पे 2 है, y2 कितना है, 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है, ये कितना है, x2 क्या है, 4 है, y1 क्या है, 3 है, y2 क्या है, 1 है, इसका स्क्वायर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 2 - 4 तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 और 4 मिला के अंडर रूट 8 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में अंडर रूट 8 नहीं दिया गया है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं,
2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी बीच की दूरी निकालना होगा तो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें चाहे x1 को आगे लिखो चाहे x2 को, कैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, बस यही फार्मूला लगा देंगे। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है क्योंकि एक सवाल इस पर जरूर मिलेगा बीच की दूरी निकालने के लिए। अब देखेंगे हम अगला सवाल, 8वां सवाल। ये क्या दिया गया है? यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है। क्या दिया है? 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के क्या दिया है? मूल बराबर है। मूल बराबर है तो क्या करना है? m का मान बताना है। तो m का मान होगा, m का मान होगा, m का क्या मान हो जाएगा? अच्छा, मूल बराबर है तो अब शर्त क्या होती है? जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हों तो क्या होगा? b² माइनस 4ac बराबर में क्या होता है? 0। जब मूल बराबर हों तो क्या होगा? b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपेरिजन ऑन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3 आएगी, b की वैल्यू -12 आएगी, c की वैल्यू m है। तो यहाँ से रख लेंगे अब b², b कितना है? -12 का स्क्वायर, -4 इंटू में a कितना है? 3 है, c कितना है? m है। इसको रखेंगे 0 के इक्वल में। तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 -12m इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे तो 144 इक्वल में 12m होगा। m इक्वल में क्या हो जाएगा? 144/12। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो m का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? 12। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला सवाल 9वां दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लो ये क्या है? हमारा एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ये लिख लें, ये B और ये क्या हो जाएगा हमारा? C। कह रहा प्रत्येक भुजाएं, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। कह रहा उसके प्रत्येक शीर्षलंब, तो शीर्षलंब यहाँ से क्या करेंगे? एक लंब डाल देंगे। अच्छा, ये इसको आधे आधे भागों में डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बन रहा है 90 का कोण, 90 का, तो ये हो जाएगा, इसको मान लो हम d नाम दे रहे हैं, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ADC। इसमें इसके सामने क्या होता है? 90 के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण, मतलब 90 के सामने क्या होगा? तो हाइपोटेन्यूज होगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी? आधार। तो आधार और कर्ण पता है हमें, तो हम लंब निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? कर्ण 2a दिया है तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, आधार a है तो a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a² हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे, 4a² माइनस a² इक्वल में लंब का स्क्वायर, तो यहाँ घटाएंगे तो 3a² हो जाएगा इक्वल में लंब का स्क्वायर। तो अंडर रूट लगा देंगे, लंब इक्वल में क्या आ जाएगा? अंडर रूट का 3a²। तो ये बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो ये शीर्ष लंब को ही क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। तो ये किस ऑप्शन में? अंडर रूट 3a। अच्छा, अंडर रूट 3a ना देखिए, a अंडर रूट 3 दिया है, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? 9 में C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का आंसर C हो जाएगा। अब 10वां सवाल देखेंगे। 10वां सवाल दिया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। क्या कह रहा है? माध्य बताना है। वर्ग अंतराल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, इधर वर्ग अंतराल दिया है, इधर क्या दी गई है? बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई। वर्ग अंतराल कितना है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 3 दिया गया है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया है। माध्य हमें निकालना है। माध्य मतलब मीडियन, नहीं, माध्य मतलब क्या होगा यहाँ पे? मीन। मीडियन तो माध्यिका हो जाएगी।
तो मीन निकालने के लिए फार्मूला है, ऐसे तो पहले तो यहाँ से वर्ग अंतराल है, तो पहले मध्य टर्म निकालेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे हम, यहाँ पे वर्ग अंतराल रहने दे रहे हैं, इधर हो जाएगी बारंबारता, इधर हो जाएगा हमारा मध्य पद, क्या हो जाएगा मध्य पद मिड टर्म। चलिए यहाँ हो जाएगा 1 से 3, 3 से 5, ये 5 से 7 है, 7 से 9 है और 9 से फिर 11 है। बारंबारता 3 दी गई है, 2 है, 4 है, 2 है और यह है 3 है। मध्य पद कैसे निकालें? इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको उच्च सीमा, मतलब इंग्लिश में बोलें तो ये क्लास इंटरवल होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये मिड टर्म, ये क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और ये मिड टर्म। इसको नीचे, इसको आगे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, मतलब ये निम्न सीमा होती है और ये क्या होती है उच्च सीमा होती है। तो मिड टर्म कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान में 2, मतलब निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2, तो 3 1 4, 4 बटे में 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं डिफरेंस कितने का, अंतर कितने का है, तो सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 2 2 का डिफरेंस होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा ये इसको लिखते हैं हम एफ आई से, इसको किससे लिखते हैं एक्स आई से, तो ये क्या होगा एफ आई और एक्स आई, एफ आई एक्स आई, तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4 छक 24, 2 अठे 16 और 3 धामे 30। तो अब क्या करेंगे, माध्य निकालने का जो फार्मूला है माध्य निकालने का वो क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा का मतलब होता है सम, समेंशन बोलते हैं, तो सिग्मा एफ आई सम मतलब होता है जोड़, सबको जोड़ेंगे 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 3 14, कितना आ गया 14 आ गया, 3 2 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14। अब ये जोड़ लेंगे 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 और 16 30, 30 30 60 और ये 84 हो गया, कितना हो गया 84 हो गया। तो माध्य क्या हो जाएगा हमारा मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये क्या है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई है, तो 84 अपान में 14, तो 14 से 6 बार में कट जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 6, माध्य इसका क्या आ जाएगा 6। अब देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है 2 दिख रहा है, ऑप्शन ए 2 4 5 6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा इसमें भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आराम से। ओके अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दिया है क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, वैल्यू बतानी है साइन 27 अपान में कॉस 63। अच्छा ऐसे तो वालों में हमेशा आंसर एक ही आता है, तो ऑप्शन नंबर ए पे एक दिया है तो एक टिक करके चले जाएंगे। अच्छा आता कैसे ये भी अगर जानना है तो इसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, कैसे, जैसे साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, अच्छा 90 में से 63 घटाएंगे तो साइन 27 ही मिलेगा और इसको कॉस 63 ही रहने दे रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 63 और नीचे भी क्या है कॉस 63, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या एक, तो एक हो जाएगा इसका आंसर। तो बस इसको याद रखना है कि जब भी ऊपर और नीचे सम जोड़ने पे क्या आ जाए 90 आ जाए, और आपको ऐसे ही दिया हो जैसे साइन दिया है तो साइन के साथ में कॉस दिया है, टेन दिया है तो टेन के साथ में कॉट दिया है, और ये क्या दिया है कॉस दिया है, और ये टेन के साथ में कॉट दिया है, साइन और कॉस दिया है, और क्या क्या बच गया सेक और कॉसेक, कॉसेक और सेक में दिया गया हो, जोड़ने पे 90 आ रहा हो, तो इसमें क्या आ जाएगा हमेशा आंसर एक ही आएगा। बस इतना याद रखना है कि ऐसे सवालों में एक ही आता है आंसर। अब 12 नंबर देखेंगे, दिया है यदि कॉस ए बराबर में √3/2 तो साइन 2a का मान क्या होगा, साइन 2a का मान होगा क्या होगा इसका मान, वैल्यू पता होगी तो बड़े आराम से रख पाएंगे। कॉस में √3/2 किसका मान होता है, तो किसका होता है cos 30 का, तो क्या लिख लेंगे cos a बराबर में cos 30, तो यहाँ से cos से cos कैंसिल आउट, a का मान क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब साइन 2a निकालना है तो साइन 2a, तो a की जगह पे आप क्या रख देंगे 30 रख देंगे, तो साइन 2 × में 30 क्या हो जाएगा साइन 60। अच्छा साइन 60 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो जो cos 30 की वैल्यू होती है वही क्या होती है साइन 60 की, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो तरीका क्या है वो लंबा पड़ेगा, तो वैल्यू सही रख के कर लो। आगे 13 नंबर क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपान में 1 + cot स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। 1 + tan स्क्वायर ए अपान में 1 + cot स्क्वायर ए, तो पता होगा तभी कर पाएंगे। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए,
फार्मूला इस पर मस्ट है। त्रिकोणमिति चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही चैप्टर है जिसमें अगर आपको फार्मूले नहीं आ रहे हैं तो आप एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। तो इसका एक जगह पे मैं फार्मूला बाद में एक दिन फार्मूले की स्पेशल क्लास करवा दूंगा। तो 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, और 1 + cot स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर है। अच्छा, सेक स्क्वायर भी होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर को किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का, तो इसको लिख सकते हैं 1/में कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/में साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा अपान में कॉस स्क्वायर है। और साइन अपान में कॉस होता है टेन स्क्वायर है। क्या होता है, साइन स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है क्या, टेन स्क्वायर है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 13वें में सही है जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, दिया है कि साइन 2a जो है ये किसके इक्वल में है, 2 sin a के इक्वल में है। ये सत्य होगा किसके लिए, ये किसके लिए ट्रू होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, मतलब a का मान बताना है कि किस मान के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो साइन 2a का फार्मूला होता है, फार्मूला लग देंगे साइन 2a का 2 sin a इंटू में कॉस a, ये किसके इक्वल है, 2 sin a के, 2 sin a इंटू में कॉस a किसके इक्वल है, 2 sin a के। तो यहाँ से 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस a इक्वल में यहाँ पे कटेगा तो 1 बचेगा, तो कॉस में एक किसका मान होता है, तो कॉस 0 का। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी थी तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 0 के लिए क्या होगा, ये सत्य होगा, मतलब ये वेरीफाई कराएगा किस पे, जब a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगला सवाल देखेंगे 15 नंबर। 15 में क्या दिया है, 22 सेंटीमीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 में दिया है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या था, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल में होता है 2πr। परिधि को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो क्या दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये दिया है 2πr के इक्वल में। तो ये रख लेंगे इसको, नहीं ये तो परिधि का फार्मूला हो गया, वृत्त की परिधि 2πr। अच्छा, ये प्रश्न में दिया है 2πr इक्वल में कितना, 22 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 2 गुणे में क्या हो जाएगा 22/7 गुणे r, ये किसके बराबर 22 के। तो 22 से 22 कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2r बराबर क्या आ जाएगा 7। तो 2r किसके बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। कह रहा चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है उसका 1/4वां हिस्सा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 1/4 πr²। तो यहाँ रखेंगे 1/4, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, r की जगह पे 7/2, 7/2। तो 7 से 7 कट जाएगा और क्या हो जाएगा 22 गुणे 7। अच्छा, काट दो 2 से 11 बार में, तो 11 सतह 77 हो जाएगा, बटे में 4 दूनी 8, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है 77/8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 में दिया है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या था, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल में होता है 2πr। परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो क्या दिया है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये दिया है 2πr के इक्वल में। तो ये रख लेंगे इसको। नहीं, ये तो परिधि का फार्मूला हो गया, वृत्त की परिधि 2πr। अच्छा, ये प्रश्न में दिया है 2πr इक्वल में कितना? 22 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 2 गुणे में क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे r, ये किसके बराबर? 22 के। तो 22 से 22 कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2r बराबर क्या आ जाएगा? 7। तो 2r किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। कह रहा चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है उसका 1/4वां हिस्सा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा? 1/4 πr²। तो यहाँ रखेंगे 1/4, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7, आर की जगह पे 7/2, 7/2। तो 7 से 7 कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 22 गुणे 7। अच्छा, काट दो 2 से 11 बार में, तो 11 सते 77 हो जाएगा, बटे में 4 दूनी 8। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है 77/8। तो ये है तीसरा ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा इसका जवाब? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? कैप्सूल संयोजन होता है। तो कैप्सूल किससे मिलकर बना होता है? 2 शंकुओं से, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एवं 1 अर्धगोले का, एक बेलन एवं 2 गोले का। तो पूछा है कोन किससे मिलकर बनता है? कोन, तो कोन के लिए एक सिलेंडर होना चाहिए हमारे पास, और क्या होना चाहिए? 2 हेमिस्फेयर। तो क्या हो जाएगा? एक बेलन एवं क्या लिख देंगे? 16 में लिखेंगे कैप्सूल बनता है किससे? कैप्सूल किसका संयोजन होता है? तो ये होता है एक बेलन प्लस 2 अर्धगोला। 2 क्या? अर्धगोला। एक बेलन और 2 अर्धगोले को मिला के क्या बनता है? कैप्सूल बनता है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनका माध्यक होगा। क्या क्या दिया है? माध्य और बहुलक दिया है। देखेंगे माध्य दिया है 32 है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। माध्य दिया है कितना है? माध्य दिया है 32। माध्य कितना दिया है? लिखेंगे माध्य बराबर में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 में दिया है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या था? 22 सेंटीमीटर परिधि वाले 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इक्वल में होता है 2πr। परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो क्या दिया है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये दिया है 2πr के इक्वल में। तो ये रख लेंगे इसको। नहीं, ये तो परिधि का फार्मूला हो गया, वृत्त की परिधि 2πr। अच्छा, ये प्रश्न में दिया है 2πr इक्वल में कितना? 22 सेंटीमीटर। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 2 गुणे में क्या हो जाएगा? 22/7 गुणे r, ये किसके बराबर? 22 के। तो 22 से 22 कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2r बराबर क्या आ जाएगा? 7। तो 2r किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। कह रहा चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है उसका 1/4वां हिस्सा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा? 1/4 πr²। तो यहाँ रखेंगे 1/4, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7, आर की जगह पे 7/2, 7/2। तो 7 से 7 कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 22 गुणे 7। अच्छा, काट दो 2 से 11 बार में, तो 11 सते 77 हो जाएगा, बटे में 4 दूनी 8। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अब देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है 77/8। तो ये है तीसरा ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा इसका जवाब? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? कैप्सूल संयोजन होता है। तो कैप्सूल किससे मिलकर बना होता है? 2 शंकुओं से, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, एक बेलन एवं 1 अर्धगोले का, एक बेलन एवं 2 गोले का। तो पूछा है कोन किससे मिलकर बनता है? कोन, तो कोन के लिए एक सिलेंडर होना चाहिए हमारे पास, और क्या होना चाहिए? 2 हेमिस्फेयर। तो क्या हो जाएगा? एक बेलन एवं क्या लिख देंगे? 16 में लिखेंगे कैप्सूल बनता है किससे? कैप्सूल किसका संयोजन होता है? तो ये होता है एक बेलन प्लस 2 अर्धगोला। 2 क्या? अर्धगोला। एक बेलन और 2 अर्धगोले को मिला के क्या बनता है? कैप्सूल बनता है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है तो उनका माध्यक होगा। क्या क्या दिया है? माध्य और बहुलक दिया है। देखेंगे माध्य दिया है 32 है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। माध्य दिया है कितना है? माध्य दिया है 32। माध्य कितना दिया है? लिखेंगे माध्य बराबर में 32, और बहुलक दिया है 35। बहुलक कितना लिखेंगे यहाँ पे? 35। हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। तो हमें क्या क्या पता है? मीन पता है, माध्य को मीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोड। मोड पता है, और क्या पता है हमें? मीन पता है। हमें निकालना क्या है? मीडियन। तो फार्मूला क्या होता है? मॉड बराबर 3 मीडियन, क्या लिखेंगे? 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, या फिर कैसे कह सकते हैं? बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक की जगह पे 35 रखेंगे, 3 गुणे में मीडियन को मान लो, मीडियन को मीडियन ही रहने दो, 3 मीडियन माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 32। तो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा? 35 बराबर में 3
मीडियन माइनस का 64, 32 गुणे 2 कितना हो जाएगा 64, तो इसको इधर ले आएंगे तो 35, 1 मिनट, क्या हो जाएगा हमारा, मोड दिया है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आगे देखेंगे तो 35 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर प्लस हो जाएगा 3 मीडियन, तो ये 99 हो जाएगा बराबर में 3 मीडियन, तो मीडियन इक्वल में क्या हो जाएगा 99/3, तो कितना आ जाएगा 33, तो कितना आ जाएगा 33, ये हो जाएगा हमारा जवाब। तो जब भी हमें क्या निकालना होगा एक बार देखेंगे यहीं पे, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखेंगे। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशन पूछ भी लेता है, रिलेशन में भी पूछ लेता है कि जो मॉड बहुलक होए, बहुलक बराबर क्या होगा, तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। आगे अब देखेंगे हमारा 117 नंबर का सवाल हो गया। अब 18 नंबर में देखो क्या निकालना है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा, मतलब मॉड क्लास बताना है, तो क्लास इंटरवल दिया है, बारंबारता दिया है, तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वही क्या होता है बहुलक वर्ग होता है। मोड क्लास अगर निकालना होगा तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, ये है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 19 है, तो ये कौन सा क्लास है, ये वर्ग अंतराल कौन सा है 15 से 20, तो 15 से 20 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो 18 में आंसर क्या हो जाएगा 15 से 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा 18 में। ठीक, अब 19 देखेंगे, 19 नंबर, 19 में क्या दिया गया है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल क्या आना चाहिए 10 होना चाहिए। तो पासा, अगर पासा है, पासा को इंग्लिश में डाइस बोलेंगे या डाई बोलेंगे, जो भी लिखा रहता है, तो पासा अगर एक बार उछाला गया मतलब एक पासा उछाला गया, एक पासा उछालने पर कुल घटना होती है 6, एक पासा उछालने पर कुल कितनी घटनाएं होती हैं 6 होती हैं। लेकिन अगर मान लो 2 पासे उछाले गए, कितने पासे उछाले गए हैं 2 पासे उछाले गए हैं और एक साथ उछाले गए, तो 2 पासे उछालने पे कुल घटनाएं हो जाएंगी 36, तो लिख लेंगे 2 पास से उछालने पर, 2 पास से एक साथ, 2 पास से एक साथ उछालने पर कुल घटना टोटल इंसिडेंट कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36। अब कह रहा है कि दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो 10 कैसे कैसे हो सकता है, अब देख लेंगे। अनुकूल घटना लिखेंगे, अनुकूल घटना, अब क्या लिखेंगे अनुकूल घटना, तो 10 कैसे आ सकता है, या तो पहले पासे पे 4 आए, दूसरे पे क्या आए 6 आए, या फिर क्या आ सकता है दोनों पे 5 आए, या फिर क्या हो सकता है पहले पे 6 आए दूसरे पे 4 आए। कुल मिला के अनुकूल घटना कितनी है 3 है, कितनी अनुकूल घटना है 3 है, और कुल घटना कितनी है 36 है। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर होगा, प्रायिकता क्या होता है अनुकूल घटना, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल घटना बटे में कुल घटना, अनुकूल घटना बटे में कुल घटना, तो अनुकूल घटना है कितनी 3 है और कुल घटना कितनी है 36 है, 3 से काट लेंगे एक बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/12। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें ए है, तो इसका क्या जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव का 20वां दिया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की घटना, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। एक पासे को कितना बार फेंकना है एक बार, तो कुल घटना लिखेंगे, कुल घटना कितनी हो जाएगी 6, कुल घटना कितनी हो जाएंगी 6। अच्छा कुल घटना 6 कैसे कैसे होंगी, या तो पासे पे 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 या फिर 6, तो कुल घटना तो इतनी हो जाएंगी। अब अनुकूल घटना,
अनुकूल घटना क्या होगी? अनुकूल घटना सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 4 मतलब 2 से कट जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें सम संख्या वाली घटना कौन सी होगी? 2 होगी, 4 होगी और 6 होगी। तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। कुल घटना कितनी होगी? 6 हो गई। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर में 3/6। 3/6 का मतलब क्या होगा? 1/2। प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, एक बार देख लेंगे पूरा। पहले में वीडियो को देख लेंगे ना दोबारा से घुमा के। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस हो गया आप सारा। अब देखेंगे 21 21वां प्रश्न क्या है हमारा? वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें सभी खंड हल करने हैं। दिया है घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। क्या दिया है? घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया है? 1331। घन का आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर की पावर 3। क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्यूब। वॉल्यूम दिया है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। साइड निकालनी है। तो घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? a की पावर 3, मतलब भुजा की पावर 3 क्या होता है? ये होता है। तो ये 1331 बराबर में क्या है? भुजा की पावर 3 है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 1331 का क्यूब रूट। तो 1331 किसका क्यूब रूट होता है? 1331 का क्यूब रूट क्या होता है? 11 होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। निकालना चाहें तो कर सकते हैं। 1331 क्या कटे, किससे कटेगा? 11 से। 11 से क्या हो जाएगा? 121। 11 से फिर से कटेगा 11 बार में, 11 से एक बार में, तो 3 बार हो गया। तो 11 का क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। अगला सवाल, ये 21 का नंबर है। अब खा देखेंगे। 21 का खा क्या दिया है? दिया ये द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है। तो p का मान बताना है। समीकरण क्या दिया गया है? x² माइनस, समीकरण देखेंगे, x² + 3x - p बराबर 0। x² + 3x - p बराबर 0। कह रहा एक मूल इसका 2 है। एक मूल क्या है? 2 है, बराबर 2। तो क्या बताना है? p का मान बताना है। एक इक्वेशन दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। x² + 3x - p, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्या दिया गया है? इसका एक रूट। मूल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? और रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। p निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ क्या है? x है, वहाँ पे हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे में 2 माइनस p बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 + 6 - p बराबर 0। तो 4 + 6 10 - p बराबर 0। तो 10 बराबर में क्या हो जाएगा? p। यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 10 आ जाएगी। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। जब भी कोई एक रूट दिया होगा और उसमें से पूछेगा, हाँ, या जैसे इसमें p की वैल्यू पूछा है, हो सकता है उसमें m पूछे, n पूछे, कुछ करना नहीं है। जो भी है, जो रूट दिया गया होगा उसको वहाँ पे रख लेना है बस। फिर दूसरा वाला क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसका गा वाला देखेंगे। क्या दिया है? यदि cos थीटा इक्वल में 15/17, तो sin थीटा बताना है। cos थीटा की वैल्यू दी गई है। cos थीटा कितना दिया गया है? 15/17। तो sin थीटा बताना है। sin थीटा क्या हो जाएगा? तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना हो गया? 15 हो गया। कर्ण कितना हो गया? 17 हो गया। हमें साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब तो हमें पता नहीं है,
कैसे निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो इसमें कितना है? 17 का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब तो हमें निकालना है, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा? 17 गुणे 17 289 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होगा प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। इसको इसमें से घटा देंगे, इधर आएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 225 ये लंब का स्क्वायर, तो यहाँ से 64 आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट का 64। अंडर रूट 64 का मतलब कितना होगा? 8 होगा। तो साइन थीटा निकालना था हमें, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे में कर्ण, तो 8 बटे में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अच्छा, ये याद करने का भी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? वो है लाल बटे में कक्का। क्या है? लाल बटे में कक्का है ये ट्रिक। जैसे साइन, इसको क्या बोलेंगे? ये आगे वाला साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसके बाद क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। फिर टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश वालों के लिए भी ट्रिक है। इंग्लिश वाले कैसे याद करेंगे? इंग्लिश वालों के लिए ऐसे याद कर लेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपान में हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, ये किसका हो जाएगा? साइन थीटा का। कॉस थीटा का क्या होगा? बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। और टेन का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपान में बेस। ऐसे इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, ये तो इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए। अब अगला सवाल देखेंगे। घा, ये क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, तो हमें माध्य निकालना है। तो लिख लेंगे एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ क्या लिख लेंगे हम? वर्ग अंतराल। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बारंबारता। इसके बाद में मध्य पद लिखेंगे और फिर एफ आई एक्स आई। ये तो मध्य पद क्या होता है हमारा? एक्स आई होता है। बारंबारता क्या होता है? एफ आई होता है। एफ आई एक्स आई हो गया। इसको हम क्लास इंटरवल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लास इंटरवल कहेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये मिड टर्म होता है। अब जो दिया है वो लिख लेंगे। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 2 तक, और क्या दिया है? 2 से 4 तक, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 10 दिया है। बारंबारता कितनी दी गई है हमारी? 1 है, 2 है, 6 है, 8 है, और क्या है? 3 है। 1 है, 2 है, 6 है, 8 है और 3 है। तो मध्य पद क्या हो जाएगा इसका? 2/2 1 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा, 10/3 5 हो जाएगा, 8 6 14/2 7 हो जाएगा, 16/2 10 8 18/2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 1 होगा, 6 होगा, 30 होगा, 56 होगा और 27 होगा। अब जोड़ लेंगे सबको। सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये कितना आ जाएगा? 6 7 30 7 37 37 6 43 और 50 83 हो जाएगा। 83 और 7 90 20 110। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो गया? 110 हो गया। और एफ आई देख लेंगे, 2 1 3 6 9 9 3 12 8 20। तो सिग्मा एफ आई क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। माध्य निकालना था हमें, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। तो 110/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5.5। ये हमारा क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अंगा, क्या दिया है इसमें? बिंदुओं -3, 10
-3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला जो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर में x1 प्लस x2 अपान में 2 और y इक्वल में y1 प्लस y2 अपान में 2। ये तो क्या होता है, फार्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का। अच्छा यहाँ पे क्या क्या है, कैसे, ये क्या है, इसमें x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। x1 y1 है, x1 कितना है -3, y1 क्या है 10 है, x2 क्या है 5 है, y2 क्या है 4 है। हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 + 5 बटे में 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 10 + 4 बटे में 2। तो क्या हो जाएगा -3 + 5 ये तो 2 हो जाएगा, 2 बटे में 2 1 हो जाएगा और 10 और 4 14, 14 बटे में 2 7 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 कामा क्या हो जाएगा 7। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। 1 कामा क्या आएगा इसमें 7 होगा। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या दिया है, यदि बिंदुओं -1 -3 तथा x9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान बताना है। क्या क्या दिया है, बिंदु कितना दिया था इसमें, बिंदुओं देखेंगे चा वाला क्वेश्चन, बिंदुओं -1 -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी आपकी बार दी गई है। बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी 13 मात्रक दिया गया है। x का मान बताना है। क्या करना है, x का मान। डिस्टेंस दी गई है 13 यूनिट्स है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं -1, -3 है एंड x का मान 9 है। तो फार्मूला लगा देंगे बीच की दूरी का। क्या होता है फार्मूला, बीच की दूरी बराबर में √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी दी गई है 13 है, x1 कितना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया y2 हो गया। x1 दिया है 13, नहीं x1 क्या दिया, बीच की दूरी दी गई 13 है, x1 कितना दिया गया हमारा -1 है, x2 क्या है तो माइनस का x रखेंगे इसका स्क्वायर प्लस y1 क्या है -3 है, y2 क्या है -9 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 इक्वल में -1 - x का स्क्वायर। तो माइनस चाहे तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 + x हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये -12 का क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 13 बराबर में क्या हो जाएगा -1 + x² हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब 13 बराबर में यहाँ से क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा -1 - x² माइनस का 2x प्लस 144 ये अंडर रूट में, ये 13 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे -x² - 2x प्लस 143। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ये हो जाएगा x² माइनस का ये माइनस का 2x ये प्लस का 143 -2 क्या हो जाएगा, देखो चा वाले सवाल में मध्य -1 - 3 तथा x9 के बीच की दूरी अगर 13 मात्रक है तो x का मान बताना है। तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी दिया गया 13 मात्रक, तो 13 बराबर में लिखेंगे -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 बराबर में माइनस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एक्स बचा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 में -9, -3 -9 हो जाएगा -12, इसका होल स्क्वायर। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, प्लस 2ab तो 2 गुणे 1 गुणे x तो 2x हो जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब ये दिया है बीच की दूरी 13, 13 बराबर में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 144, तो 13 बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जब वर्ग करेंगे तो 169 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या हो गया था, 169 बराबर में क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145। अब प्लस में इसको इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 145 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये घटाएंगे तो 24 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या किया जाता है, पहले तो पहले का लास्ट वाले में गुणा कराया जाता है, जब गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा -24 एक्स स्क्वायर। जब -24 क्या आ जाएगा गुणा कराने पे, यहीं बगल में लिख लेंगे -24 एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसको बीच वाले को ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ो या घटाओ तो कितना आए 2 आए, और गुणा कराने पे क्या आए 24 आए। तो ऐसे या तो नंबर सोच लो या तो फिर इसका फैक्टराइजेशन कर लो। तो ये कैसे हो सकता है, 1 गुणे में 24 कराने पे हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2 गुणे 12 हो, या फिर 3 गुणे 8 हो, या 4 गुणे 6 हो, या फिर ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। तो अच्छा पहली कंडीशन जब लेंगे 1 और 24, जब 1 और 24 लेंगे तो जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, घटा देंगे तो 23 होगा, जबकि यहाँ पे हमें लाना 2 है। दूसरा वाला मान लो लेंगे 2 और 12, जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें लाना तो 2 है। 8 और 3 लेंगे, जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो मतलब प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला हमारा हो जाएगी कंडीशन। जब 6 और 4 जोड़ेंगे तब तो 10 आएगा, लेकिन जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और हमें 2 ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4x माइनस का 24 इक्वल में 0। अब यहाँ से देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोनों में आगे वाले दोनों में देखेंगे तो आगे वाले दोनों में x कॉमन है, तो x प्लस 6 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस का 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा x प्लस 6 बचेगा इक्वल में 0। जो 2 ब्रैकेट में होता है यहाँ पे उसको एक साथ लिखते हैं, तो x प्लस 6 एक बार लिखा जाएगा, x माइनस 4 एक बार लिखा जाएगा, ये किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से x प्लस 6 बराबर जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, और यहाँ से जब करेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसके 2 आंसर संभव है, या तो -6 होगा या तो फिर 4 होगा। अगर ये तो हमारे हो गए ये क्वेश्चंस 2-2 नंबर वाले, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले दिन करेंगे। और अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। बाकी अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।